हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम पूर्णा, योर कॉन्सेप्चुअल मीट। एंड आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए तीन बहुत ही अच्छे मेथड्स। सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड, उसके बाद इनकम मेथड एंड थर्ड द एक्सपेंडिचर मेथड। तो सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड से स्टार्ट करते हैं। सो वैल्यू एडेड मेथड को हम लोग प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी कहते हैं और नेट आउटपुट मेथड भी कहते हैं। ये सब इसके नाम हो गए। उसके बाद जो हम लोग को वैल्यू एडेड मेथड में जो एंड रिजल्ट मिलता है ना, मतलब कि ये यहाँ पे जो हम लोग को एक एग्रीगेट मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी एट एमपी। ठीक है। मतलब कि उसका फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या होगा, जीडीपी एट एमपी। उसके बाद हम लोग को जो भी एग्रीगेट की ज़रूरत होगी हम लोग उसको हम लोग जीडीपी एट एमपी को उसमें कन्वर्ट कर लेंगे यूजिंग द कन्वर्जन्स विच आई टॉक्ड अबाउट इन द प्रीवियस वीडियो। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फॉर्मूले को। तो वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट के दो कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है सेल्स और दूसरा होता है चेंज इन स्टॉक। ठीक है। तो चेंज इन स्टॉक मतलब कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सेल्स में जो भी स्टॉक में चेंजेस हुआ है उसको ऐड कर देते हैं। तो हम लोग का चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। तो ये हो जाता है हम लोग का वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का फॉर्मूला। उसके बाद आता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब कि बेसिकली जो भी नॉन फैक्टर इनपुट्स हम लोग की प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ हुए हैं उनका वैल्यू हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग रॉ मटेरियल्स की बात कर रहे हैं। तो जो भी रॉ मटेरियल्स हम लोग के प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ हुए हैं उनकी वैल्यूज़ का हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, इसलिए इसको यहाँ से एक्सक्लूड किया जा रहा है। ये हो जाता है हम लोग का पूरा वैल्यू एडेड मेथड, जिसमें हम लोग वैल्यू एडेड मतलब कि जीडीपी एट एमपी को निकालते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी कि सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक यानी कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस मतलब कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हम लोग माइनस करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। उसके बाद कुछ प्रिकॉशंस होते हैं उस मेथड के, जैसे कि सबसे पहला है कि वैल्यू एडेड मेथड में जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम तो उसमें हम लोग सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू को कभी इंक्लूड नहीं करते। उसका रीज़न ये है कि जब फर्स्ट टाइम वो गुड्स सेल किए गए होंगे तब उनकी वैल्यू नेशनल इनकम में ऑलरेडी इंक्लूड हो गई होगी। अब अगर वो सेकेंड टाइम सेल किए जा रहे हैं क्योंकि वो सेकेंड हैंड गुड्स है, तो मतलब वो सेकेंड टाइम सेल किए जा रहे हैं, मतलब कि अगर इस बार हम लोग उसको इंक्लूड करेंगे तो वो दोबारा इंक्लूड हो जाएंगे। तो इसके कारण क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ नंबर्स। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग वैल्यू एडेड मेथड के अंदर सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते। लेकिन जो सेकेंड हैंड गुड्स को सेल करके जो भी कमीशन मिलता है हमको, जो भी प्रॉफिट मिलता है हमको, वो हम लोग ज़रूर इंक्लूड करते हैं। ठीक है। मतलब कि वैल्यू एडेड मेथड के अंदर हम लोग सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू इंक्लूड नहीं करते, लेकिन उनको सेल करके जो भी कमीशन या प्रॉफिट मिलता है उसको इंक्लूड करते हैं। उसके बाद जो भी गुड्स हम लोग सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस करते हैं उनको भी हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई फार्मर अगर ग्रेन्स सेल्फ प्रोडक्शन के लिए इंक्लूड कर रहे हैं फिर भी उन ग्रेन्स की वैल्यू को हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। उसके बाद जो इम्प्यूटेड रेंट होता है मतलब कि हिडन रेंट होता है ओनर ऑक्यूपाइड हाउस का, मतलब कि मान लो कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस अपने ही घर से कर रहा है तो उस केस में वो रेंट तो पे कर नहीं रहा होता क्योंकि वो उसका खुद का घर है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो कहीं और पे रेंट मतलब कोई और घर में या कोई और प्रॉपर्टी वो रेंट करने को जाता तो उसको रेंट पे करना पड़ता। इसलिए कहीं ना कहीं कहा जाता है कि अगर वो अपने घर में भी अपना बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है तो तब भी उस घर की कुछ इम्प्यूटेड रेंट है, हिडन रेंट है जो वो पे नहीं कर रहा लेकिन है। उस रेंट को भी नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद आता है सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि उनकी वैल्यू को एस्टिमेट करना बहुत ही मुश्किल है। फॉर एग्जांपल जो हमारी मदर्स की सर्विस है वो हमारे सेल्फ कंजम्पशन के लिए मतलब वो केवल हमारे लिए वो काम करती हैं और उसको हम लोग कोई वैल्यू नहीं असाइन कर सकते, उसको वैल्यू करना बहुत मुश्किल है, वो प्राइसलेस है। इसलिए उसको हम लोग नेशनल इनकम में भी इंक्लूड नहीं करते। ये हो गए हमारा वैल्यू एडेड मेथड, उसका फॉर्मूला और उससे रिलेटेड कुछ प्रिकॉशंस। अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ जो कि है इनकम मेथड।
अब हम लोग इनकम मेथड की बात करते हैं। सो इनकम मेथड में जो हम लोग को रिजल्टेड एग्रीगेट मिलता है या फिर कहें तो जो हम लोग को आउटपुट मिलता है वो है हम लोग का NDP@FC। अब इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, तो इसमें सबसे पहले आता है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब कि जो भी एम्प्लॉयज़ को कॉम्पेंसेशन देते हैं एम्प्लॉयर्स। अब इस कॉम्पेंसेशन के भी काफ़ी सारे कॉम्पोनेंट्स हैं, जैसे कि सबसे पहले आता है जो भी वेजेस या सैलरीज कैश में दिया एम्प्लॉयर ने, उसके बाद जो भी वेजेस एंड सैलरीज काइंड में दिया एम्प्लॉयर ने, काइंड में मतलब कि कैश के अलावा, फॉर एग्जांपल कोई गुड्स एंड सर्विसेज दे दिया इन रिजल्ट फॉर देयर सर्विस एज एम्प्लॉय, ठीक है। सो वो भी आ जाता है इसमें। उसके बाद इसमें एक और चीज़ आती है, वो है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। अब इसमें आ जाता है कि जो भी एम्प्लॉयर अपनी तरफ से एम्प्लॉय के बिहाफ पे प्रोविडेंट फंड में पैसे जमा करता है, वो सब आ जाता है हम लोग का इस पॉइंट के अंदर। मतलब कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, मतलब जो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की तरफ से प्रोविडेंट फंड में पैसे जमा करता है वो सब यहाँ आ जाता है। उसके बाद आती है हम लोग की पेंशन ऑन रिटायरमेंट। तो पेंशन ऑन रिटायरमेंट मतलब कि वो ओल्ड एज पेंशन नहीं जो मतलब यूजुअली गवर्नमेंट से मिलती है, यहाँ पे वो वाली पेंशन आती है जो कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट थी। मतलब जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को हायर कर रहा था उसी टाइम पे उसने जो प्रॉमिस किया था वो वाली पेंशन आती है। तो जो उन लोग के कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट थी केवल वही पेंशन आती है यहाँ पे। सो ये हो गया हम लोग का कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। उसके बाद आता है हम लोग का नेक्स्ट ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस के फिर से 3 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला रेंट, उसके बाद इंटरेस्ट और उसके बाद एंड में आता है हम लोग का प्रॉफिट। तो ये 3 चीज़ें भी हम लोग की ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर इंक्लूडेड होती हैं। अब जो ये प्रॉफिट है इसके फिर से 3 कंपोनेंट्स हैं। सो सबसे पहला है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स मतलब कि रिटेन्ड अर्निंग्स, बेसिकली जो हम लोग ने पढ़ी है बिजनेस स्टडीज़ में क्लास 11th में। उसके बाद इसमें आ जाते हैं डिविडेंड्स जो भी शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं। उसके बाद आ जाता है कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स, मतलब कि प्रॉफिट में से जो भी टैक्स दिया जाता है वो भी यहाँ पे आ जाता है, प्रॉफिट के अंदर इंक्लूडेड होता है। सो ये 3 चीज़ें आती हैं हम लोग की प्रॉफिट के अंदर। तो अभी तक हम लोग ने कितना पढ़ लिया कि इनकम मेथड में जो हम लोग को आउटपुट मिलता है वो होता है NDP@FC। उसके बाद हम लोग ने कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के बारे में पढ़ा, उसके अंदर क्या क्या आता है वो सब देखा। और अभी हम लोग ने देख लिया ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। और प्रॉफिट के भी 3 कॉम्पोनेंट्स हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, डिविडेंड्स एंड कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स, ठीक है। सो ये हो गया हम लोग के 2 कंपोनेंट्स। उसके बाद एंड में एक आता है हम लोग का मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मतलब कि बेसिकली इसको ऐसे समझ लो कि जो भी लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, मतलब कि अपना खुद का काम कर रहे हैं, उनकी जो इनकम है वो, ठीक है। मतलब कि फॉर एग्जांपल फार्मर्स जो कि अपने लैंड पे ही फार्मिंग कर रहे हैं, सो उनकी इनकम को भी हम लोग इनकम मेथड के अंदर इंक्लूड करते हैं। सो इन तीनों का जब हम लोग सम करते हैं तो हमको मिलता है NDP@FC जो कि हमारा आंसर होता है। उसके बाद हम लोग को मान लो NDP@FC से GDP@MP या कहीं पे भी जाना है तो वो हम लोग जा सकते हैं यूजिंग द कन्वर्जन्स दैट वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। उसके बाद अब नेक्स्ट हम लोग के आता है कि क्या क्या प्रिकॉशंस हैं इनकम मेथड से रिलेटेड, मतलब कि कहाँ कहाँ पे हमें सावधानियाँ बरतनी है। तो सबसे पहले तो ट्रांसफर्ड अर्निंग्स को हम लोग को इनकम मेथड के अंदर इंक्लूड नहीं करना। अब ट्रांसफर्ड अर्निंग्स मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वो सभी अर्निंग्स जो कि हमें गिफ्ट, डोनेशन या चैरिटी के तौर पे मिले, मतलब वो अनअर्नड होते हैं, उनको अर्न करने के लिए हम लोग ने कोई मेहनत नहीं की, तो वो सब ट्रांसफर अर्निंग्स आ जाती हैं और वो इनकम मेथड के अंदर इंक्लूड नहीं होती हैं। उसके बाद इलीगल एक्टिविटीज़ से भी जो इनकम हुई है वो भी इनकम मेथड के अंदर इंक्लूड नहीं होती। उसके बाद जो भी हम लोग ने कमीशन पे किया ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स वो इंक्लूड होता है, और ये वैल्यू एडेड मेथड के अंदर भी होता था कि सेकंड हैंड गुड्स में जो भी उसके सेल और परचेज में हम लोग ने कमीशन अर्न किया या पे किया वो इंक्लूड होता है। उसके बाद हम लोग जो भी ब्रोकरेज पे करते हैं शेयर्स एंड बॉन्ड्स पे उसको भी इंक्लूड करते हैं। और जो भी इनकम्स हम लोग की अनसर्टेन होती है जिनको हम लोग कहते हैं विंडफॉल गेन्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल लॉटरी से, तो लॉटरी से इनकम होना एक बहुत ही अनसर्टेन और बहुत ही लकी चांस होता है जब आपकी लॉटरी से कोई इनकम होती है, तो इसलिए उसको भी इंक्लूड नहीं करते हैं। उसके बाद जो इम्प्यूटेड रेंट होता है ओनर ऑक्यूपाइड हाउस का उसको इंक्लूड करते हैं, और वैल्यू एडेड में भी करते थे, ये हम लोग ने पढ़ा था। उसके बाद जो भी सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन किया जाता है उसको भी इंक्लूड करते हैं, ये वैल्यू एडेड में भी करते थे, ये हम लोग ने पढ़ा था। और जो हम लोग का इनकम टैक्स होता है उसको इंक्लूड नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम लोग जो एम्प्लॉयज़ को कॉम्पेंसेशन देते हैं उसी में से हम लोग इनकम टैक्स का अमाउंट निकाल के गवर्नमेंट को देते हैं। सो ये हो गया हम लोग का इनकम मेथड।
उसके बाद हम लोग की नेक्स्ट आती है एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड में जो हम लोग को एग्रीगेट मिलता है या फिर जो आउटपुट मिलता है वो होता है जीडीपी एट एमपी के फॉर्म में, या फिर ये किसी केस में एनडीपी एट एमपी भी हो सकता है। अब वो कब एनडीपी एट एमपी होता है वो हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले जो हम लोग का ये जीडीपी एट एमपी है, इसमें सबसे पहले हम लोग का इंक्लूड होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स। अब ऐसे तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा समझने में। सो हम लोग ने 4 सेक्टर समझे थे, है ना। सबसे पहले जब हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे थे कि इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं हम लोग के हाउस होल्ड्स, उसके बाद हम लोग के होते हैं प्रोड्यूसर्स, उसके बाद आती है गवर्नमेंट, और उसके बाद एक हम लोग का आता है फॉरेन सेक्टर या फिर एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक है। सो अब ये जो कंपोनेंट्स है ना वो एक एक सेक्टर को बिलोंग करते हैं, ऐसे याद रखना। तो ये जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये होता है हाउस होल्ड का, ये जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है ये होता है प्रोड्यूसर सेक्टर का, ये जो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये होता है गवर्नमेंट सेक्टर का, और ये जो नेट एक्सपोर्ट्स है ये होती है हम लोग की एक्सटर्नल सेक्टर से। सो इस तरीके से ये फॉर्मूला याद करना हम लोग का काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। सो ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला। अब हम लोग एक एक कंपोनेंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, सबसे पहले आता है हम लोग का प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सो इसमें जो भी हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर करते हैं ऑन परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज वो आ जाता है। उसके बाद आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है वो आ जाता है। उसके बाद आता है हम लोग का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हम लोग कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। हम लोग ने पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन। सो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। अब हम लोग ने ये भी पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट 2 टाइप्स की होती है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट होता है इन्वेस्टमेंट का, उसको यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर क्वेश्चन में हो सकता है ये नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से भी दिया हो, ठीक है। सो अभी इस पर हम लोग थोड़ा और डिस्कशन करेंगे, एक बार सेकंड कंपोनेंट और बात कर लेते हैं उसके बाद, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट 2 होती है, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को हम लोग ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को हम लोग लिखते हैं चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक मतलब कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर इन दोनों चीज़ों का सम आता है। अब अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं, तो उस केस में जो हम लोग का आउटपुट आता है वो होता है जीडीपी एट एमपी। लेकिन अगर इसके अंदर हम लोग नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं, ये वाला, तो उस केस में जो हम लोग का आउटपुट आता है वो होता है एनडीपी एट एमपी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एग्जाम ने कई बार इसी पॉइंट पे क्वेश्चंस एकदम घुमा दिए जाते हैं। सो इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट के अंदर 2 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, या तो कहें तो नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, और दूसरी चीज़ क्या आती है, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक यानी कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। सो ये हो गया हम लोग का इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट। उसके बाद आता है नेट एक्सपोर्ट्स। तो नेट एक्सपोर्ट्स मतलब कि हो जाते हैं हम लोग के एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, ठीक है। सो इतना सिंपल सा। सो देखो मैंने फॉर्मूला याद करने की भी ट्रिक बता दिया, उसके बाद एक एक कॉम्पोनेंट के बारे में बता दिया। यूजुअली क्वेश्चन में ये भी दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा, और नेट एक्सपोर्ट्स में आपको ऐसे एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स दिए रहेंगे, तो आपको नेट एक्सपोर्ट्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद जो मेन ट्रिक आती है इस मेथड में वो यहीं पे आती है कि सबसे पहले तो आपको इसमें चेंज इन स्टॉक अलग से दिया होगा और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन अलग से दिया होगा। सो सबसे पहले तो आपको उन दोनों को आइडेंटिफाई करके ऐड करना है, प्लस उसके बाद उसमें ये भी देखना है कि वो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया है या नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, क्योंकि उस अकॉर्डिंग आपका एग्रीगेट आता है। सो ये हो गई हम लोग की एक्सपेंडिचर मेथड की बात। उसके बाद हम लोग कुछ प्रिकॉशंस देख लेते हैं इस मेथड से रिलेटेड, मतलब कि कहाँ कहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा सावधान रहना है इस मेथड को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले जो फाइनल एक्सपेंडिचर है वही इंक्लूड करना है, मतलब कि फाइनल एक्सपेंडिचर मतलब जो हम लोग ने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में एक्सपेंडिचर किया है, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए एक्सपेंडिचर किया है। इंटरमीडिएट गुड्स में किए हुए इंटरमीडिएट गुड्स को परचेज करने में किए गए एक्सपेंडिचर को हमें इंक्लूड नहीं करना है। उसके बाद जो सेकेंड हैंड गुड्स में एक्सपेंडिचर किया उसको भी नहीं इंक्लूड करना है, ये हम लोग बाकी दोनों मेथड्स में भी देखा। उसके बाद जो शेयर्स इन बॉन्ड्स में एक्सपेंडिचर करते हैं उसको भी इंक्लूड नहीं करना है।
और जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है ट्रांसफ़र पेमेंट्स में, मतलब गवर्नमेंट जो भी ग्रांट्स, जो भी चैरिटी, जो भी डोनेशंस देती है, उसको भी हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे एक्सपेंडिचर के जैसे, क्योंकि हम लोग ट्रांसफ़र पेमेंट्स या ट्रांसफ़र इनकम दोनों को इंक्लूड नहीं करते, केवल फैक्टर पेमेंट्स एंड फैक्टर इनकम्स को इंक्लूड करते हैं। और उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि जो इम्प्यूटेड वैल्यू होती है गुड्स एंड सर्विसेज की विच आर प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, उनको इंक्लूड करना है, जिसका मैंने फार्मर वाला एग्जांपल दिया था कि अगर उसने अपने यूज़ के लिए कोई ग्रेन को प्रोड्यूस किया है तो उसको हम लोग को इंक्लूड करना है। सो इसी के साथ हमारा ये वाला जो मेथड्स वाला वीडियो है ये यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप तीनों मेथड्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा देन डू स्टे ट्यून फॉर मोर सच अपकमिंग कंटेंट। इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स, इस वीडियो से रिलेटेड नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। सो डू विजिट देयर एंड डाउनलोड द नोट्स फॉर फ्री। टिल देन अ वेरी गुड बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।